अभी हम 2 मिनट और वेट करेंगे बाकी पार्टिसिपेंट्स के आने का, एंड देन वील स्टार्ट द क्लास. अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं बस. तो हे गाइस, आज क्लास 10th एसएसटी का आपका पहला क्लास है. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू करेंगे. एंड एक बात ध्यान रखना, एसएसटी की क्लास में ना इतना फोकस करना कि एक बारी आपको सुनते ही सारा याद हो जाए. आपको घर पर अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ध्यान से सारी मेरी बातें सुनना एंड आंसर बहुत इजीली याद हो जाएगा. अभी आप लोगों के माइक्स ऑफ है, मैं आपको सारे आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी. किसी भी बड़े क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है वो छोटे छोटे की पॉइंट्स याद करने की जो आपके पूरे आंसर बना देती हैं. अब उन की पॉइंट्स के साथ आपको क्या चाहिए? उन की पॉइंट्स के साथ आपको चाहिए बेसिक इंग्लिश की नॉलेज, ऑफ कोर्स आप सभी के पास होगी, और ज़रा बहुत कॉमन सेंस अलॉन्ग विद द नॉलेज. ऑफ कोर्स आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए. तो इट्स सिंपल. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ. ओके, तो हमारे इस चैप्टर में बुक के पहले पेज पे आते हैं तो बुक में सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट फ़ोटो आती है. ये एक पेंटिंग है जो बनाई है एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने. इस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सूरो. फ्रेडरिक सूरो. इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने ये जो पेंटिंग बनाई है इसके ऊपर बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है? इट कैन कम फॉर अ 5 मार्कर कि एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रिंट मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो. या फिर ये आ सकता है कि हु वॉज फ्रेडरिक सूरो एंड देन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक सूरो. तो इस पेंटिंग को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं. पहले इस पेंटिंग के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे हमें क्रॉस पकड़े हुए जीसस क्राइस्ट दिखते हैं. मेरी एक एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना. ध्यान से सुनोगे साथ के हाथ सारे आंसर याद हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी सी जीसस क्राइस्ट एंड उनके साथ में यहाँ पे सेंट्स एंड एंजल्स. सेंट्स मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो उनको साधु. तो सेंट्स के साथ जीसस क्राइस्ट के साथ सेंट्स और एंजल्स भी हैं जो हेवन में से नीचे खड़े लोगों को देख रहे हैं. अब यहाँ पे आप इन लोगों को देख रहे हो जो एक ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर में मार्च कर रहे हैं. ये लोग के पास जो ये फ्लैग्स है, देखो ये जो जितने भी सारे फ्लैग्स है सारे यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को बिलोंग करते हैं.
ये जितनी भी कंट्रीज के फ्लैग है कोई भी एशियन या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नहीं है, सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं फ्लैग्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे लोग जो है यूरोपियंस एंड अमेरिकन है। फ्रेडरिक सूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने अपनी पेंटिंग में जो लोग बनाए हैं ये लोग यूरोप और अमेरिका के हैं। अब हम फिर से हम पहला पॉइंट रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है जीसस क्राइस्ट along with the saints and artists looked upon the people from the heaven। ये heaven है। हमारा पॉइंट नंबर 2, हम इन्हीं लोगों के बारे में बताएंगे। the people of Europe and America marched in long trains। हम यहाँ पे ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने भीड़ देख रहे हो, ये लोग जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक इंस्पायर्ड वे में देख रहे हैं, ये इसको अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं ये लोग यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। तो ये लोग इस लाइन में चलते हुए आते हुए लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बहुत रिस्पेक्ट से देते हैं और इसको अपना रिस्पेक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देते हैं। तो वी कैन से हियर इज दैट पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मार्च्ड इन लॉन्ग ट्रेन्स एंड ऑफर्ड रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हमारा पहला पॉइंट था जीसस क्राइस्ट के बारे में। हमारा सेकंड पॉइंट था इन लोगों के बारे में। इस फोटो में जो लोग हैं ये सारे यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के हैं, क्योंकि इनके जो फ्लैग्स हैं वो सारे यूरोपियंस एंड अमेरिकन कंट्रीज़ के हैं। नेक्स्ट हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ पे हम दो हाथ देख रहे हैं, ये और ये दूसरा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पहले हाथ में इधर यहाँ पे एक छोटा सा आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, रेज स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक्चुअली है एक टॉर्च, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ तो इसको बोलते हैं मशाल। ये है एक टॉर्च। ये टॉर्च किसकी, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। ये टॉर्च किसका सिंबल है, ये मशाल एक सिंबल है लोगों के स्ट्रगल का, लोगों के तपने का, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा और अपने लिए अपनी फ्रीडम और अपनी इक्वालिटी के लिए फाइट करा उन्होंने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में कुछ स्क्रोल जैसा चीज़ कुछ दिख रही है। स्क्रोल पुराने ज़माने में जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो स्क्रोल्स पे जो मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते थे, दैट इज स्क्रोल। तो यहाँ पे आपको दूसरे हाथ में एक स्क्रोल दिख रहा होगा। ये स्क्रोल, या फिर अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में या बुक की लैंग्वेज में कहूँ, चार्टर, इसके अंदर लिखे हुए, इस चार्टर के अंदर, इस स्क्रोल के अंदर लिखे हैं राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। राइट्स, एक इंसान को क्या राइट्स मिलने चाहिए फंडामेंटली। तो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है मशाल यानी कि टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरे हाथ में है एक स्क्रोल जिसको बुकिश लैंग्वेज में कहूँ तो चार्टर किस चीज़ का, ऑफ राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में हमने दो सब पॉइंट्स करे। पहला, उसके एक हाथ में थी टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और उसके दूसरे हाथ में थी चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं। चौथे पॉइंट में हम इस फोटो के फ्रंट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर फोटो के इस फ्रंट पार्ट पर हमें कुछ टूटी फूटी चीज़ें दिखती है, राइट। ये टूटी फूटी चीज़ें या फिर खंडर अगर मैं जिसको कहूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूइंस। RUINS, रूइंस है यहाँ पे। इधर ये रूइंस है किस चीज़ के, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं रेड मार्क यहाँ पे जो लगाया है, यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का क्राउन है। अगर आप जूम करो अपने फोटो को तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का क्राउन है, ये क्राउन है। और यहाँ पे अलग अलग जगह पर गद्दी के टूटे हुए हिस्से, गद्दी थ्रोन जिसपे राजा महाराजा बैठते थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से कि यहाँ पे जो रूलर्स थे, जो किंग, जो मोनार्की थे, उस सबका टूटा हुआ हिस्सा पड़ा है यहाँ पे। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है कि मोनार्की इस दुनिया में, इस पेंटिंग में मोनार्की एग्जिस्ट नहीं करती। मोनार्की खंडित हो चुकी है, मोनार्की के रूइंस पड़े हुए हैं और लोग उसके पास से, उसके ही नज़दीक से मार्च कर रहे हैं। लोग अपने फ्लैग्स लेके मार्च कर रहे हैं इस मोनार्की के खंडर के पास से। मोनार्की का खंडर, इसको मैं कहूँगी रूइंस। रूइंस किस चीज़ का, मोनार्की को मैं एक बुकिश टर्म दूंगी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स की हम डेफिनेशन आगे करेंगे, वो 1 मार्कर में आ सकती है। तो फॉर नाउ हमारे जो 4 पॉइंट्स है वो है, फर्स्ट, जीसस क्राइस्ट अलोंग विद द सेंट्स
and angels gazed upon the people from the heaven. Point number 2 हमारा क्या होगा? People marched in long trains. People of America and Europe marched in long trains and offered their respect to Statue of Liberty. हमारा पॉइंट नंबर 3 होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन वन हैंड held a torch of enlightenment and in another held charter of rights of man. charter of rights of man. हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं. 4th पॉइंट हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने इस खंडित जगह पर आ जाते हैं. इसको बोलेंगे there existed ruins of absolutist institutes, या फिर कह सकते हैं there existed shattered ruins of monarchy institutes. हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हुए. 5th पॉइंट, अब ये इतने सारे लोग हैं कि आप इन लोगों के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो. यस वी कैन. यहाँ पे देखो, एक फ्लैग के अराउंड जो लोग हैं वो थोड़े डिस्टिंक्ट है दूसरे फ्लैग के अराउंड होने वाले लोगों से. फिर नेक्स्ट फ्लैग के अराउंड अलग तरीके के लोग हैं. फिर नेक्स्ट फ्लैग के अराउंड अलग तरीके के लोग हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इतनी लंबी जो ये क्यू है लोगों का, ये अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है. किसके बेसिस पे? अपने फ्लैग के बेसिस पे. हम कह सकते हैं हमारा 5th पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? हमने फ्लैग्स पे एम्फेसिस करा कि फ्लैग्स लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहा है. अब फ्लैग किसका सिंबल होता है? नेशन का. तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोग अलग अलग नेशंस में ग्रुप्ड है, अलग अलग नेशंस में ग्रुप्ड है. पर हमें पता कैसे चला? ये हमें पता चला इन फ्लैग्स से. और अगर ध्यान से देखो, वैसे यहाँ पे इतना क्लियरली विजिबल है नहीं, बट बुक कहती है कि ये लोग अपने अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स में पहने हुए थे, इसलिए इन लोगों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सपोज आप किसी कोई इंडियन ले लो और कोई अफ्रीकन ले लो, आपको इस दोनों के अटायर में, दोनों के कपड़ों में काफ़ी डिफरेंस पता लगेगा. ऐसे इन लोगों ने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहन रखे, इसलिए इन लोगों के बीच में भी डिफरेंस है. अब ये लोग किस में ग्रुप्ड है? ये ग्रुप्ड है नेशंस में. कैसे पता चला? नेशंस पता लगने का 2 पॉइंट. पहली बात ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने अलग अलग फ्लैग्स पकड़े हुए हैं. दूसरी बात इतना क्लियर नहीं है, बट बुक कहती है कि इन लोगों ने अपने अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं. हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं 5 पॉइंट्स. हमारे 5 पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं. पॉइंट नंबर 6 हमारा ये आता है कि ये जो लोग हैं, एक्चुअली इस पेंटिंग में लोग मार्च कर ही क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं. हमारा 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता ये है कि एक्चुअली ये लोग जो चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोटेस्ट में मार्च कर रहे हैं. क्या प्रोटेस्ट है? वो प्रोटेस्ट है पीपल्स मूवमेंट. पीपल्स मूवमेंट के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. किसके लिए? फॉर देयर इक्वालिटी. और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अगर मैं एक शब्द लेना चाहूँ तो फॉर देयर लिबर्टी. फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम. हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि लोग एक्चुअली मार्च कर ही क्यों रहे हैं? ये लोग मार्च कर रहे हैं बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन पीपल्स मूवमेंट to fight for what? To fight for equality, freedom, liberty. हमारे 6 पॉइंट्स इसके बारे में यहीं पे खत्म होते हैं. हमारा 7th पॉइंट एक बनता है कि एक्चुअली पेंटिंग बनाया किसने. इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है? Who was Frederick Suro? Describe the first print prepared by him. फ्रेडरिक सूरो था हमारा फ्रेंच आर्टिस्ट जिसने वो ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी. फ्रेडरिक सूरो ने 4 पेंटिंग्स बनाई थी. 4 पेंटिंग्स. अब ये 4 पेंटिंग में से फर्स्ट पेंटिंग हमें हमारी हिस्ट्री की बुक में दिखाई. उस फर्स्ट बुक में हमने जो फर्स्ट पेंटिंग में हमने देखा कि अलग अलग लोग मार्च कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट उनको नीचे से देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ पे शैटर्ड रूइंस है, लोग अलग अलग नेशंस में ग्रुप्ड है और लोग पीपल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट एक्चुअली इस पेंटिंग के पीछे फ्रेडरिक सूरो का मतलब क्या था? उसने क्यों बनाई? कोई तो रीज़न रहा होगा कि उसने ऐसी एब्सर्ड सी पेंटिंग बनाई. वेल, फ्रेडरिक सूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसको एक ड्रीम आया था. एक उसको ड्रीम या फिर कह सकते हैं एक विजन आया था कि उसने देखा कि फ्यूचर में, कभी फ्यूचर में हमारा दुनिया कैसी होगी? हमारी दुनिया होगी विथ सोशल, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. उसने सोचा कि फ्यूचर में हमारी दुनिया will be made up of democratic and social republics. तो democratic का मतलब क्या? Democratic is a system by which people rule themselves through the elected representatives. People rule themselves through the elected representatives. That is democratic.
हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा, वी नो डेमोक्रेटिक, राइट? सो नेक्स्ट अब हम पहले रिपब्लिक्स पे आते हैं. रिपब्लिक्स क्या होता है? रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प्स इन अचीविंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक क्या था? डेमोक्रेसी क्या था? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब रिपब्लिक्स का मतलब क्या? रिपब्लिक्स इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प्स इन अचीविंग डेमोक्रेसी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे सोशल. सोशल इज अ सोसाइटी where all the resources, all the companies, all the assets, everything is owned by the state, or you can say everything is owned by the public, the government. Nothing is privately owned. जैसे कि रशिया, वो एक सोशल इकोनॉमी है, वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है. अब फ्रेंच आर्टिस्ट, ये फ्रेंच आर्टिस्ट कौन? फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो. उसने ड्रीम करा, उसको एक विजन आया, उसको एक सपना आया कि जो हमारा फ्यूचर वर्ल्ड होगी, हमारी दुनिया होगी, वर्ल्ड वुड बी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. अगर ये पॉइंट हमें तब लिखना है अगर हमसे फ्रेडरिक सूरो के बारे में पूछा जाए. नाउ अगर फ्रेडरिक सूरो के बारे में नहीं पूछा जाए, अगर फ्रेडरिक सूरो के बारे में ना पूछा जाए, तो हमें फर्स्ट पॉइंट को नंबर 1 देने की जरूरत नहीं है. हम इसको इंट्रोडक्टरी लाइन के साथ शुरू कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछे डिस्क्राइब द फर्स्ट प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सूरो, देन वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी लाइन. क्या? कि फ्रेडरिक सूरो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु ड्रीम्ड ऑफ अ वर्ल्ड विद डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. द प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय हिम हैड द फॉलोइंग फीचर्स. नाउ पॉइंट नंबर 1, हम क्या करेंगे उसमें? अब हम उस फोटो को विजुअलाइज करो. आई एम नॉट शोइंग यू इट फॉर नाउ, जस्ट विजुअलाइज इट. हमने जब समझा था विजुअलाइज, उसमें हमने सबसे पहले हम बोल सकते हैं, अगर क्राइस्ट का पॉइंट याद हो तो पहले हम क्राइस्ट बोलते हैं. क्राइस्ट का पॉइंट क्या था? क्राइस्ट अलॉन्ग विद एंजल्स एंड सेंट्स गेज्ड. गेज्ड का मतलब आई गेस यू नो, गेज का मतलब देखना, देखना. तो क्राइस्ट, एंजल्स एंड सेंट्स गेज्ड अपॉन देम फ्रॉम हेवन. याद है हमें फर्स्ट पॉइंट? क्राइस्ट, angels and saints looked upon them from heaven. ये तो आसान है ना. पॉइंट नंबर 2 था कि वो देख किसको रहे थे? लोगों को. तो हमारा पॉइंट नंबर 2 लोगों के बारे में था. तो लोगों के बारे में हमें क्या रखना था? पीपल किसके? यू हैव टू बी स्पेसिफिक. पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप. पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप लिखना जरूरी है. हम लिख सकते हैं पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मार्च्ड इन लॉन्ग ट्रेन्स. यहाँ पे इधर मार्च पे हम सेंटेंस अपना खत्म कर सकते हैं, पर अगर आपको आगे का हिस्सा याद रहे तो वो अच्छी बात है. आगे का हिस्सा है कि वाइल ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. होमेज का मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट है. होमेज का मतलब रिस्पेक्ट है. अगर आप मार्च तक भी लिखोगे तब भी इट्स वेल इनफ, बट स्टिल हम पूरा आंसर याद करने की कोशिश तो कर सकते हैं. पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मार्च्ड इन लॉन्ग ट्रेन्स वाइल ऑफरिंग होमेज या फिर रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. हमने पहला पॉइंट क्राइस्ट के बारे में बोला, दूसरा पॉइंट हमने पीपल ऑफ अमेरिका के बारे में बोला, तीसरा पॉइंट हमारा था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या पॉइंट था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हमने 2 हाथों के बारे में पढ़ा. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 2 हाथों में 2 अलग अलग चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर में. पहली, उसके हाथ में एक टॉर्च थी, मशाल. टॉर्च अगर इसका टेक्निकल या फिर बुकिश टर्म बोले तो इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट थी. एंड नेक्स्ट में था एक चार्टर, या फिर मैं इसको बोल सकती स्क्रोल या फिर उसके दूसरे हाथ में था चार्टर. चार्टर किस चीज का? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हमने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया. अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. फोर्थ पॉइंट हमने आगे देखा था कि आगे वाले हिस्से में कुछ खंडर चीजें पड़ी थी, 2 इट्स एंड बिट्स ऑफ पीसेस पड़े थे, राइट? तो उनको हम बोलेंगे रूइंस या फिर शैटर्ड रूइंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स. एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स, इनकी जगह पे आप लिख सकते हो मोनार्कियल इंस्टीट्यूट्स. तो यू कैन राइट इट एज ऑल्सो इट हैड सम शैटर्ड रूइंस ऑफ मोनार्कियल या फिर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है. नेक्स्ट पॉइंट में हमने बोला था लोगों के फ्लैग्स के बारे में हमने एम्फेसाइज करा था. फ्लैग से क्या करा था? उनको अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट करा था. तो व्हाट वी विल डू इज हियर, हम लिखेंगे कि दैट डिस्टिंक्ट पीपल ग्रुप्ड एज नेशंस. ग्रुप्ड एज नेशंस, हमें कैसे पता चला कि वो ग्रुप्ड एज नेशंस? हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. ग्रुप्ड एज नेशंस आइडेंटिफाइड. कैसे आइडेंटिफाई करा हमने आइडेंटिफाई करा कि वो अलग अलग नेशंस में. क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लैग्स लिए हुए थे और नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे. डिस्टिंक्ट पीपल
grouped as nations were identified through flags and national costumes. ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट था कि लोग एक्चुअली मार्च कर ही क्यों रहे थे, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस पढ़ा हमने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पढ़ा हमने, उन 100 चीज़ों का पढ़ा हमने, क्राइस्ट का पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा बट लोग क्यों कर रहे थे, हमने ये, इसका मतलब हमें बताना है यहाँ पे कि लोग एक्चुअली क्यों मार्च कर रहे थे. हम लिखेंगे पीपल्स मूवमेंट ऑल ओवर यूएस एंड यूरोप फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इसका मतलब क्या, जो लोग थे दे वर पार्टिसिपेटिंग इन पीपल्स मूवमेंट विच वॉज कंडक्टेड ऑल ओवर यूरोप इन यूएस टू गेन फ्रीडम, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. हमारे पॉइंट्स क्लियर है. अब हमें पूरे पूरे सेंटेंसेस याद नहीं करने, ये इसके नोट्स बनाने लें क्वेश्चन आंसर्स के, इतना याद करोगे बिल्कुल सफिशिएंट है, पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू नो दिस आंसर, इतना बहुत है. 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट्स लिखने हैं बट यू ऑलवेज शुड नो द एक्स्ट्रा वंस बिकॉज आंसर लिखते हुए हम पॉइंट्स भूल जाते हैं, राइट. तो पूरे पूरे आंसर्स याद नहीं करने, वो कीवर्ड्स याद कर रहे हैं जिससे पूरा पूरा आंसर अपने आप बन जाए. फोटो इमेजिन करो और एक बार मेरे साथ, मैंने आपके माइक्स म्यूट पे कर रखे हैं बट एक बार मेरे साथ अपनी जगह पर बैठे हुए अपने आप को पॉइंट सुना दो. सुनाओगे, याद हो जाएगा, घर पे एक्स्ट्रा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. इसी 1 घंटे को यूज़ करो एंड कम ऑन लर्न इट, मुश्किल नहीं है. हमारा फर्स्ट पॉइंट, अगर फ्रेडरिक सूरो के बारे में पूछे, हम फ्रेडरिक सूरो के बारे में क्या जानते हैं. पहला कि वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रेंच आर्टिस्ट, और उसको एक विजन आया था. क्या विजन आया था उसको, कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से दुनिया भरी हुई होगी, राइट. अगर हम पूरे प्रिंट पे शुरू करें, पूरी पेंटिंग पे शुरू करें, तो पेंटिंग का फर्स्ट पॉइंट हमने सबसे ऊपर से शुरू करते हैं. ऊपर थे जीसस क्राइस्ट, पहला पॉइंट हम क्राइस्ट, पहले पॉइंट के लिए क्या याद रखेंगे, सिर्फ क्राइस्ट, क्राइस्ट याद रखेंगे. ओह सॉरी, द स्पेलिंग इज रॉन्ग, आई विल करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम. तो क्राइस्ट, CHRIST, क्राइस्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट है. हमारा सेकेंड पॉइंट था पीपल. क्राइस्ट बोलते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि क्राइस्ट का पॉइंट क्या था, क्राइस्ट, एंजल्स एंड सेंट्स, वो लोग देख रहे थे लोगों को ऊपर से, हेवन से, दैट्स इट. हमारा सेकंड पॉइंट है लोगों के बारे में. हमारे सेकंड पॉइंट के कीवर्ड्स क्या है, ब्लैक में जो है वो की पॉइंट्स है, पीपल और मार्च्ड. हमारे सेकंड पॉइंट कीवर्ड्स क्या है, पीपल एंड मार्च्ड. इस पीपल मार्च से हमें याद आ जाएगा, पीपल कहाँ के थे, यूरोप और अमेरिका के. मार्च, मार्च क्या कर रहे थे, वो मार्च कर रहे थे एक लॉन्ग ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर में. क्यों, अभी हमने इतना लिखना है कि मार्च कर रहे थे वाइल ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दैट्स इट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इटसेल्फ. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हमने 2 हाथों के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी थी, हमें वो लिखनी है. उसमें आता है एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और एक आता है चार्टर, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. हमारा फोर्थ पॉइंट था, हम पहले ऊपर हमने क्राइस्ट से शुरू करा, सबसे ऊपर क्राइस्ट के बिल्कुल नीचे पीपल मार्च कर रहे थे, पीपल मार्च के साइड में ही बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी. पॉइंटर देखते रहो, मेरा सारा याद हो जाएगा. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जस्ट आगे रूइंस थे, रूइंस. अब रूइंस हमने क्या बात कही थी, रूइंस किसकी थी, रूइंस थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स के. क्राउन देखा था हमने टूटा हुआ, हमने टूटे हुए गद्दी देखी थी, थ्रोन देखा था, तो वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स के शैटर्ड रिमेन्स को दिखा रहा है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट था लोगों पे. लोगों पे हमारा नेक्स्ट 2 पॉइंट है. पहला है कि वो ग्रुप्ड नेशंस, पहला पॉइंट है ग्रुप्ड नेशंस, दूसरा पॉइंट है पीपल्स मूवमेंट, दूसरा पॉइंट है पीपल्स मूवमेंट. ग्रुप्ड नेशंस क्या, कि वो ग्रुप्स में बटे हुए थे. ग्रुप्स किस चीज़ के ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं, ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ नेशंस, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड. तो ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ नेशंस. हमें कैसे पता चला नेशंस, ऐसे थोड़ा ना पता लग गया, हमें पता चला क्योंकि वहाँ पे उनके अलग अलग फ्लैग्स थे और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे. लास्ट पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट में क्या करना है कि यूएस और यूरोप में लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए लोगों की मूवमेंट चल रही थी, इसलिए वो लोग मार्च कर रहे थे. ये एक विजन है जो फ्रेडरिक सूरो ने पेंट करा था. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट अब हमारे आती है यहाँ पे हमारे पास 2 डेफिनेशंस. 2 डेफिनेशंस ये 1 मार्कर्स में आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट इज एब्सोल्यूटिस्ट. इसका तो मतलब आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हमने पिछले आंसर में पढ़ा है, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए अब शुरू करते हैं. एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट मैं एग्जांपल देके पहले समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज एक रूलर है, वो मार्केट में स्ट्रोल कर रहा है, उसने अपने सामने से एक सिटीजन है उसको जाते हुए देखा, वो अपने आप से गाना गा रहा था. रूलर को गुस्सा आया कि उसने उसकी प्रेजेंस इग्नोर करी, रूलर को गुस्सा आया तो उसने उसको चाटा मार दिया. अब मुझे बताओ, क्या वो बंदा जो सिटीजन था, जो खुद से गाना गा रहा था, उसकी कोई गलती थी? नहीं. फिर भी रूलर ने मारा, बिल्कुल मारा. कि रूलर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. रूलर के पास सारी पावर्स है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर
किसी ने उसकी पावर्स को कोई रोक नहीं लगाई, किसी ने उसकी पावर्स को लिमिट नहीं करा कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, किसी ने उसकी पावर्स को सेग्रीगेट नहीं करा, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा अब ये बताओ, जो सामने जो सिटीजन जा रहा था, क्या वो चुप बैठा रहेगा? क्या वो कुछ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको डर है। उसको डर है कि अगर उसने कुछ बुरा राजा को कह दिया तो शायद वो उसको मार ही ना डाले। पर उसको डर कैसे आया? डर आया क्योंकि उसको पता है राजा के पीछे उसके सैनिक है, उसके सोल्जर्स हैं जो उसको पनिश कर सकते हैं, इसलिए वो राजा से डर के रहता है। इसलिए राजा ने उसको चाटा मारा बट उसने कुछ नहीं करा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। इस एग्जाम्पल का पॉइंट क्या था? इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एब्सोल्यूटिस्ट एक्चुअली होता क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट को आप मोनार्की से बिल्कुल लिंक करके चल सकते हो, सिंपल सीधा साधा मतलब है। आप मोनार्की से लिंक करके सोचोगे तो आपको उसका देसी मतलब वैसे ही समझ आ जाएगा। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब समझते हैं। पहला है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूटिस्ट एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज ऑब्वियस। ये पहले 3 बुलेट पॉइंट्स एक पॉइंट बनाते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन बनेगी। तो फर्स्ट इज इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद नो रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स का मतलब समझते हो? रिस्ट्रेंट्स का मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसके पावर्स को किसी ने नोट डाउन नहीं करा कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रूलर है, मोनार्की है, कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता, राइट? तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद नो रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स किस पे? ऑन द पावर्स एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज का मतलब पावर्स जो वो बंदा जो मोनार्की वो यूज करता है। तो हमारी फर्स्ट सेंटेंस तैयार है। एब्सोल्यूटिस्ट, से इट विद मी, यू विल बी एबल टू लर्न इट। System of government with no restraints on the power exercised. System of government with no restraints on the power exercised. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनता है कि एब्सोल्यूटिस्ट का एक एग्जांपल बताओ। एब्सोल्यूटिस्ट का एक एग्जांपल है मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम। अब उसके आगे जो मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं ये एक्चुअली है क्या? ये वर्ड्स कह सकते हो कि एक तरह से मोनार्की या फिर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट को सिंबलाइज करते हैं, या फिर कह लो कि शायद ये 3 फीचर्स एब्सोल्यूटिस्ट या फिर मोनार्की सिस्टम के। तो फर्स्ट फीचर सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब क्या? सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जब सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स एक बंदे में सीमित हो, उसके बाद सारे पावर्स जो वो कुछ भी कर सकता है, सारे पावर्स जो वो कुछ भी कर सकता है, एक ही बंदे में, एक सेंटर पे फोकस जो सारी पावर्स, ये अगर मैं हिंदी में कहूँ तो एक केंद्र बिंदु पे फोकस्ड हो सारी पार्ट्स, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है मिलिटराइज्ड। मिलिटराइज्ड मतलब मिलिट्री का सपोर्ट, सोल्जर्स, प्रोटेक्शन के लिए, सैनिक जिसको कहते हैं। अगर अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर उस सिनेरियो में मे बी उस राजा के पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स या फिर कोई सोल्जर्स या फिर सैनिक वगैरह नहीं होते तो क्या जनता उससे डरती? नहीं डरती। वो उल्टा मुड़ के राजा को एक और लगाता कि कैसे मार दिया। उसको पता है कि राजा को बचाने के लिए और उसके पीछे सोल्जर्स है, उसकी आर्मी है, उसकी सैनिक है, इसलिए डर है उसके मन में। और इसी डर से हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड मतलब दबा हुआ। क्या मोनार्की में जो रूलर ने कोई भी डिसीजन लिया, क्या जनता अपोज कर सकती है उसको? क्या उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है? क्या वो बोल सकती है कि मुझे ये नहीं पसंद? नहीं। दुबका के बैठी होती है जनता को दुबका के बिठाया जाता है मोनार्की सिस्टम में। इसलिए हम बोलते हैं कि रिप्रेस्ड इज अ फीचर ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम, जहाँ पे जो जनता, जो सिटीजन्स है, वो सारे रिप्रेस्ड मतलब दबा के रखना, कोई फ्रीडम नहीं देना कुछ बोलने के लिए। तो हम 3 वर्ड्स का मतलब सेंट्रलाइज मतलब बिल्कुल सेंटर में एक ही बंदे पर सारी पार्ट्स फोकस्ड है, सब एक ही बंदे में सारी पार्ट्स हैं। दूसरा मिलिटराइज मतलब मिलिट्री का सपोर्ट, सोल्जर्स का सपोर्ट। थर्ड पॉइंट इज रिप्रेस्ड मतलब दबा के रखना। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब मेरे साथ बोलो याद हो जाएगा। हमें सिर्फ ये पॉइंट्स पे ध्यान देना है, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, याद हो जाएगा। तो से इट विद मी, ठीक है? खुद को सुनाओ, तुम्हारे लिए कर रहे हुए। सो स्टार्ट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद नो रिस्ट्रेंट्स ऑन, रिस्ट्रेंट्स किस पे? रिस्ट्रेंट्स ऑन power exercised, full stop. Next sentence. An example of absolutist institute is monarchical system with the features of centralized,
with the features like centralized, militarized and repressed. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हो गया. नेक्स्ट यूटोपियन पे जाते हैं. यूटोपियन, अच्छा इसका भी पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं. याद है बचपन में बच्चे क्या सोचते हैं कि सपने में क्या आता है उनके कि काश ऐसी कोई दुनिया होती जहाँ पे आइसक्रीम के माउंटेन्स हो, चॉकलेट रिवर्स हो, या फिर कैंडी के हिल्स हो, राइट. आइसक्रीम वर्ल्ड, उनका वो हैप्पी वर्ल्ड, वो इतना परफेक्ट होता है कि ये सब सोचते हैं कि काश हम वहाँ पे हों, काश हम वैसी जगह पर रहें. इतनी परफेक्ट जगह होती है, बट क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है? द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट. तो यूटोपिया का मतलब बिल्कुल ऐसे ही कुछ है. यूटोपिया मतलब एक ऐसी सोसाइटी, वो जो इतनी परफेक्ट हो, लाइक इतनी प्योर हो, इतनी मैजिकल हो कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली कुछ परफेक्ट है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता. तो यूटोपियन एक्चुअली होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी. एक विजन है, सोसाइटी नहीं, एक्चुअली में एक विजन है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो इसलिए हम इसको सोसाइटी नहीं बोल सकते. हम ये बोल सकते हैं कि एक विजन, एक सोसाइटी का ऐसी सोच है कि काश ऐसा कुछ हो. तो इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी विच इज़ सोसाइटी. ऐसी सोसाइटी, विजन किसका? एक सोसाइटी जो इतनी आइडियल है. आइडियल मतलब इतनी परफेक्ट है, सब उसको इतने इतने चांद से देखते कि काश हम वहाँ पे रहे. दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि इतनी आइडियल है. सपोज एक सोसाइटी जो इतनी परफेक्ट है, जिसको कोई रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि वो खुद ही को चला लेते हैं एक दूसरे से. सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो लोग. वहाँ पे कुछ बुरा नहीं होता, वहाँ पे कुछ रूल्स पनिशमेंट्स किसी की ज़रूरत नहीं है. इतनी परफेक्ट सोसाइटी, कैन यू इवन इमेजिन इट? ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना कर सकता. इसलिए यूटोपियन इज नथिंग बट अ विजन इंपॉर्टेंट है, ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल इंपॉर्टेंट है, विच कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. एक और बार मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा. यूटोपियन, विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट. क्या इटली को इटली बोलने से वो कंट्री यूनिफाइड हो गई? फ्रांस को फ्रांस बोलने से वो कंट्री यूनिफाइड हो गई? नो. फ्रांस किससे है? फ्रांस अपने लोगों से है. फ्रांस के अंदर अगर उसका एक भी फ्रेंच सिटीजन नहीं बचेगा, तो क्या वो फ्रांस बचेगा? कंट्री होती है अपने लोगों से, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट. कंट्री होती है अपने लोगों से. तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? नेशन स्टेट का हम पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. पहले सिटीजन्स. नेशन स्टेट क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है वेयर द सिटीजन्स डेवलप कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री. कॉमन का मतलब क्या? सामान्य, जो सब में है, जो कोई यूनिक नहीं है कुछ. आइडेंटिटी, पहचान, जिसके बेसिस पर हम अपने आप को पहचान देते हैं, हमारी आइडेंटिटी. कम ऑन, यू नो इट. कॉमन आइडेंटिटी, सामान्य पहचान. कॉमन आइडेंटिटी का मतलब क्या? एक ऐसी पहचान जो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, उसको भी पता है, उसको पता है, सबको पता है. एक ऐसी पहचान जो हम सबको पता है और हम सब में एक कॉमन है, डिफरेंट नहीं है. मैं बुद्धू हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, बट एक ऐसी कॉमन आइडेंटिटी है जो हम सबको बोलती कि हाँ हम सब में कॉमन है, हम अलग अलग नहीं, हम सेम है. तो नेशन स्टेट, एक्चुअली नेशन मतलब कंट्री, स्टेट जगह. नेशन स्टेट, एक्चुअली नेशन स्टेट कब कहलाता है? जब उसके अंदर रहने वाले सिटीजन्स वो डेवलप करते हैं अपने अंदर क्या? एक कॉमन आइडेंटिटी. अगर तुम एक पंजाबी को लाके खड़ा कर दो और एक बंगाली को लाके खड़ा कर दो, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी होगी उन्होंने कभी, फिर भी सामने एक दूसरे के सामने खड़े हैं. उनका रहने का ढंग अलग, उनके खान पान अलग, उनके कपड़े अलग, उनका कल्चर अलग, उनका लाइफस्टाइल अलग, बट स्टिल वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे ज़रूर रिलेट कर सकते हैं. उसमें कोई दो राह नहीं. और वो एक पॉइंट क्या है? कि दोनों इंडिया को बिलोंग करते हैं, दोनों भारतीय है. ये होगा कॉमन आइडेंटिटी. इस केस में कॉमन आइडेंटिटी दोनों के बीच में कॉमन है और एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, वो है, बट फिर भी हम दोनों सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि हम दोनों इंडियंस हैं. तो
नेशन स्टेट एक्चुअली नेशन स्टेट कब कहलाता है? फ्रांस फ्रांस कब कहलाएगा? इंडिया इंडिया कब कहलाएगा? इटली इटली कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब उसके अंदर के रहने वाले लोग डेवलप करेंगे क्या, एक कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी, एक दूसरे की सेम पहचान, कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अच्छा, जो कॉमन आइडेंटिटी है क्या ये हमेशा से एग्जिस्ट करती थी? नहीं, बनानी पड़ती है। ये ऐसे ही इंडिया इंडिया नहीं बन गया, फ्रांस फ्रांस नहीं बन गया, इटली जर्मनी ये कंट्रीज अपने आप अपने नाम से ऐसे नहीं बन गई इकट्ठे, नहीं। कई लोगों की मेहनत लगी है, स्ट्रगल्स लगी है, मूवमेंट्स हुए हैं, तब जाके ये कंट्रीज बन पाई हैं। तो कॉमन आइडेंटिटी हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई है। कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होने के 3 पॉइंट्स है। इस फ्लो चार्ट पे आते हैं अभी। इस फ्लो चार्ट के अंदर मुझे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला, शेयर्ड हिस्ट्री। अब हम लोगों ने इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, कि हम लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करा था? नो। बट फिर भी हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। कैसे? हमारे अंदर इंडियंस होने की ये कॉमन भावना कैसे आ पाती है? क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री सेम है। तुम भी वही हिस्ट्री पढ़ोगे ब्रिटिशर्स के बारे में, मैं भी वही हिस्ट्री पढ़ूंगी, इसलिए हम लोगों की हिस्ट्री, हमारा पास्ट सब सेम है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री है, हम लोग सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं। राइट। सेकेंड पॉइंट, शेयर्ड डिसेंट। शेयर्ड का मतलब तो समझ आ गया। डिसेंट का मतलब मैं बोलूँ, इंग्लिश सिनोनिम बोलूँ तो एक एंसेस्टर्स, हिंदी में बोलूँ तो पूर्वज। हम सब के एंसेस्टर्स सेम है। कहते हैं दुनिया में पहले आने वाले लोग 2 लोग थे, उनका नाम था एडम एंड ईव। कहीं ना कहीं उनसे ही पूरी पॉपुलेशन बढ़ी है, राइट। तो हमारे एंसेस्टर्स एक तरह से देखा जाए तो सेम ही थे, राइट। हम लोगों के एंसेस्टर्स सेम थे, मतलब हम लोगों के पूर्वज सेम थे। हम लोग शेयर करते हैं क्या? सेम एंसेस्टर्स। तो हम लोगों के बीच में लिंक है कि नहीं? यस। ये होती है कॉमन आइडेंटिटी। हम एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं एक कॉमन बात पे। पहला, शेयर्ड हिस्ट्री हमारी सेम है, तेरी मेरी हम सब की सेम है। नेक्स्ट, शेयर्ड डिसेंट, पूर्वज एंसेस्टर्स हम लोगों के सेम है। नेक्स्ट, स्ट्रगल्स। हालांकि हम लोगों ने डायरेक्टली फाइट नहीं करा होगा, बट हाँ, जिन लोगों ने उस वक्त फाइट करा था उन लोगों को एक दूसरे से क्या कनेक्शन महसूस नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। जब गांधी जी ने पूरी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जाके एक एक बंदे को रिक्रूट कर कि आओ मेरे साथ फाइट करो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आओ मेरे साथ फाइट करो इस मूवमेंट में, ताकि हम मिलके ब्रिटिशर्स को निकाल पाए। तो सबका सेम पर्पस था, ब्रिटिशर्स को निकालना। और ब्रिटिशर्स को निकालने के बाद लोगों में एक दूसरे को देख के खुशी हुई, बोलते हाँ तूने भी फाइट करा था, मैंने भी फाइट करा था, उसने भी फाइट करा था, हम सब ने फाइट करा। इसलिए हम सब एक दूसरे को एक कॉमन आइडेंटिटी से, एक कॉमन नजरिए से देखते हैं कि हाँ हम लोग ने मिलकर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा था। इससे कॉमन आइडेंटिटी फिर डेवलप हुई। तो हमारे इस नेशन स्टेट के आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ नेशन स्टेट इज कॉल्ड सो व्हेन द सिटीजंस डेवलप अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर कॉमन आइडेंटिटी। सेकेंड पॉइंट में शेयर्ड हिस्ट्री आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, दिस कॉमन आइडेंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। देख, it didn't exist from time immemorial। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या? टाइम, समय, इमेमोरियल मतलब अनंत समय से। क्या कॉमन आइडेंटिटी लोगों के अंदर अनंत समय से चल रही है? फ्रांस के लोगों एक दूसरे को कॉमन आइडेंटिटी से जो देखते हैं कि हाँ तू नहीं, तेरी भी हिस्ट्री सेम, मेरी भी हिस्ट्री सेम, हम लोगों ने स्ट्रगल करी, बट क्या हमेशा से स्ट्रगल ही करते आ रहे थे क्या? नहीं जी, नहीं, पहले नहीं था ये, कुछ साल पहले ये सारे नेशंस बने हैं। तो इनकी तब से इनकी कॉमन आइडेंटिटी बनी क्या? पर क्या उससे पहले से हमेशा से ही चली आ रही है कॉमन आइडेंटिटी, कि जब से पैदा तब से हमेशा से ही कॉमन आइडेंटिटी? नहीं, ये डेवलप हुई है, बनानी पड़ी है। अब इसको बनाने के सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा? दिस कॉमन आइडेंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इन्फिनिट, इमेमोरियल को लिख सकते हो इन्फिनिट टाइम। दिस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम indefinite टाइम। In fact, common identity was developed through 3 points: shared history, shared descent and struggles। मेरे साथ एक बार रिपीट करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे साथ रिपीट करना है, याद हो जाएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ ग्रे पॉइंट्स अपने कॉमन वर्ड्स के लिए, की वर्ड्स हैं आपके, ये की वर्ड्स याद हो गए, पूरा आंसर याद हो गया। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी बार सुन लोगे कि तुम याद हो जाएगा। हर क्लास में रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिटीजन्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमन आइडेंटिटी।
नेशन स्टेट का मतलब बताना, हम बताएंगे नेशन स्टेट तब बनेगा जब लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी बनेगी। सेकंड पॉइंट में बताएंगे कॉमन आइडेंटिटी हमेशा से नहीं थी, बनानी पड़ी। कैसे बनी? 3, थ्रू शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड डिसेंट एंड स्ट्रगल। इंग्लिश में बोलूँ एक बार, मेरे साथ साथ बोलना है। सिटीजन्स, a nation state is called so when citizens develop common identity. Second point, this common identity did not exist from infinite time. No, it was developed. How? It was developed through shared descents, shared history and struggles. Simple. इसके screenshots लेके notes बना लेना, सारा याद हो जाएगा. Next we move on to the next one. तो next हमारा यहाँ पे है what were the steps taken by French Revolution to promote the ideas of nationalism. To promote the ideas of nationalism. हमने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस यूरोप का हिस्सा है, तो जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोप के नेशनलिज्म में। तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, बहुत फाइट करा, तब जाके लोगों के अंदर, हमें नेशनलिज्म का मतलब पढ़ा बेसिकली कॉमन वर्ड में, एक दो वर्ड में अगर नेशन स्टेट को समेट ले तो उसको बोल सकते हैं कॉमन आइडेंटिटी। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म के आइडिया को लोगों के अंदर नेशन स्टेट होने का, तब नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके बीच में ये आइडिया ही कैसे स्प्राउट करा लोगों में, क्योंकि मन में डाला ही कैसे कि एक्चुअली फ्रांस की कुछ सालों बाद हमारी जगह फ्रांस एक नेशन की नाम से जानी जा सकती है। कैसे? तब तो ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उन्होंने कोशिश करी कि सब लोगों के बीच में क्या बना पाए, कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर आंसर में वर्ड्स यूज होने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सिनोनिम्स भी याद कर लेना 2-4, ये हर आंसर में आएगा, किसी भी आंसर में लगा सकते हो, सब में लगेगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एक्चुअली, तब वो फ्रांस तो नहीं था, बट हाँ अब के फ्रांस के उन लोगों में ये नेशन क्रिएट करने का आइडिया डाला ही कैसे डाला, उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी कि ताकि लोगों को लगे हाँ तू भी उस कॉमन कड़ी से जुड़ा हुआ है, मैं भी जुड़ा हुआ, तो हम लोगों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है और हम सबको मिलकर अपना एक नेशन बनाना चाहिए। ये आइडिया स्प्राउट मतलब उगाया कैसे, ये हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। मैक्स टू मैक्स 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट्स चाहिए, बट टू बी सेफ हम 5 से ज़्यादा वर्ड्स याद करेंगे। तो हमारे वो पॉइंट्स भी उतने हिसाब से खिंच जाएंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल है, मेरे साथ ये जो ब्लैक में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन है, नहीं सॉरी ब्लैक में जो लिखा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे इसके की पॉइंट्स। इन की पॉइंट्स को याद करोगे बाकी सब याद हो जाएगा। और मेरे साथ बोलते बोलते ये आंसर बहुत आसान है और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। लाइक फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, ऑफकोर्स वहाँ पे फ्रेंच चलती थी, हालांकि उस समय पर फ्रेंच इतनी पॉपुलर नहीं थी। वहाँ पे लोग, जैसे कि इंडिया में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती, बंगाली, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, राइट। वैसे उस समय भी फ्रांस में फ्रेंच तो इतनी थी भी नहीं कॉमन, वो लोग अलग अलग अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, रीजनल भाषा। इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ, रीजनल डायलेक्ट्स, DIALECTS। तो रीजनल डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग अपनी रीजनल भाषा में लोग बात करते थे। फ्रेंच एज सच इतनी प्रमोटेड लैंग्वेज नहीं थी उस समय, पर फिर भी उन्होंने फ्रेंच के कुछ वर्ड्स निकाले। उन्होंने 2 वर्ड्स निकाले, एक था ला पित्री एंड सेकेंड इज ले, LE सितोये। फर्स्ट वॉज ला पित्री। पत्री का मतलब आप लोग उससे आप रिलेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं पापा बोलना चाहता है ये वर्ड पापा यानी कि फादर से रिलेट करता है, राइट। तो ला पित्री फ्रेंच वर्ड्स, इनका मतलब क्या है, फादर लैंड, भूमि, हमारी सपोज इंडिया जो है, इंडिया का जो पूरा लैंड है उसको कह सकते हो ला पित्री, फादर लैंड। जैसे कि हम जिसको बोलते हैं भूमि, ये इनको बोल रहे हैं फादर लैंड। नेक्स्ट इज ले सितोये, कहीं ना कहीं सुनोगे, लिंक करोगे तो सिटीजन जैसा लगता है सुनने में, तो ला पित्री मतलब फादर लैंड, पित्री
पापा फादर, तो उससे रिलेट करना, ठीक है। ला पत्री का मतलब फादरलैंड। नेक्स्ट ले सतोये, ले सतोये, एन प्रोनाउंस कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, योर चॉइस। ले सतोये का मतलब है सिटीजन, सिटीजन। तो उन्होंने आइडिया लाया किस चीज़ का, उन्होंने ला पत्री और ले सतोयन लाए। ये दोनों वर्ड्स क्या एम्फोसाइज करते हैं, एम्फोसाइज द यूनाइटेड कम्युनिटी। ये ग्रे वाला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप ये बोल सकते हो दे इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड्स ला पत्री मीनिंग द फादरलैंड एंड ले सतोयन मीनिंग द सिटीजन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। सिंपल, आगे ग्रे वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरे साथ एक बार बोलो, दे इंट्रोड्यूस द वर्ड्स ला पत्री meaning fatherland and le satoye meaning citizen to create a sense of common identity among them। सिंपल, आसान था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उन्होंने एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, एक 3 रंग का अपना फ्लैग बनाया, फ्रेंच फ्लैग बनाया। वो क्यों बनाया, एक्चुअली उस समय से पहले जब मोनार्की का रूल था तो वो जो भी महाराजा जो भी महारानी रूल करती थी उस समय पे, उनका खुद का अपना फ्लैग था। फ्लैग कैसा होगा, मे बी उनके शक्ल का कोई फ्लैग होगा, कोई रॉयल स्टैंडर्ड का कोई फ्लैग होगा। बट उन्होंने अब इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एक नया ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया। फ्लैग एक्चुअली करता क्या है, अभी हमने फ्रेडरिक सूरो की फोटो में देखा था, फ्लैग अलग अलग नेशंस को ग्रुप करता है इकट्ठे, टुगेदर एज ए नेशन। तो इसको नेशन बनाने के लिए उन्होंने एक नया ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया। क्यों बनाया, टू रिप्लेस द फॉर्मर मतलब पुराना, टू रिप्लेस द ओल्डर रॉयल वन, रॉयल मतलब राजघराने का, राजघराने का। तो हम बोल सकते हैं ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। इतना पॉइंट, ये पॉइंट है बेसिकली, आगे का इंग्लिश खुद बनाओ। ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग was introduced to replace the older royal flag, older royal flag या फिर the former royal flag, royal one, okay। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल एक्चुअली था क्या, आपको पता है पुराने ज़माने में ज़मींदारों का सिस्टम चलता था, जहाँ पे जो लैंड थी वो कलेक्टिवली ज़मींदार ओन करते थे, एंड ज़मींदार फिर मजदूरों से उसके ऊपर खेती बाड़ी कराते थे, उनको बहुत कम पैसे देते थे, सारी फसल खुद लेके उनसे खूब टैक्स वसूलते थे और फिर सारा गवर्नमेंट को, मोनार्की को दे देते थे। राइट, ज़मींदार का सिस्टम, इसको बोलते हैं एस्टेट जनरल बोलते हैं। इन ज़मींदारों की बैठक अलॉन्ग विद उस एरिया का हेड एंड द मोनार्की रूलर, इसको बोलते थे, इस पूरे कलेक्टिव मीटिंग को, गैदरिंग को बोलते थे एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स मतलब लैंड से रिलेटेड। एस्टेट एजेंट पता है इस समय, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट वगैरह, एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर, तो एस्टेट मतलब लैंड से रिलेटेड। तो ज़मींदारों के हेड और जो मोनार्की रूलर था, इन सब की मीटिंग इकट्ठे होती थी एस्टेट्स जनरल बोलते थे इनकी मीटिंग को। बट अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ये कंट्रोल, मोनार्की का कंट्रोल, ये जमींदार का अत्याचार कुछ पसंद नहीं था। ऑफ कोर्स पसंद नहीं था, ये लोग अपना डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाह रहे थे रूड। तो इन्होंने एस्टेट्स जनरल को सोचा कि हम इसको बदल ही देते हैं, खत्म नहीं करा बट एस्टेट्स जनरल को उन्होंने उसका नया नाम बना दिया। क्या नाम बनाया, नेशनल असेंबली। नेशनल के अंदर नेशन वर्ड एम्फोसाइज करा उन्होंने, क्योंकि वो एक कॉमन आइडेंटिटी बनाना चाह रहे थे लोगों के बीच में, नेशन बनाने की फीलिंग इंस्पायर करना चाहते थे लोगों के अंदर। इसीलिए एस्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली के अब जो मेंबर्स थे वो कोई जमींदार और मोनार्की नहीं थे, इसके जो मेंबर्स थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो एक्चुअली सोसाइटी में पार्ट लेना चाहते थे उनको इलेक्ट करते थे एंड उनको फिर इस नेशनल असेंबली का हिस्सा बनाते थे। पॉइंट नंबर 4, हिम्स क्या होते हैं, गाने, जैसे कि वंदे मातरम, इंडिया में बनाया गया वंदे मातरम। हिम्स वर कंपोज्ड, नए गाने लिखे गए, गीत लिखे गए। ओथ मतलब शपथ, ओथ्स टेकन, शपथ ली गई अपने देश को बनाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। नेक्स्ट मार्टियर्स का मतलब क्या होता है, सोल्जर्स। मार्टियर्स एक्चुअली मीन सोल्जर्स। तो मार्टियर्स वर रिमेंबर्ड या फिर कमेमोरेटेड। तो कमेमोरेटेड का मतलब उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया और उनको रिस्पेक्ट दी गई। तो हमारा 4th पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स, या फिर लिख सकते हो ये मार्टियर्स कौन, ये जो मर चुके थे, जो अपनी स्ट्रगल में अपनी फाइट, अपने नेशन की फाइट के लिए मर चुके थे।
तो ऐसे मार्टियर्स, सोल्जर्स, डेड सोल्जर्स को उन्होंने याद करा, उनके सैक्रिफाइस से इंस्पिरेशन ली कि अब हमें उनका जो सैक्रिफाइस है वो खाली नहीं जाने देना, हमें भी फाइट करना है, हमें अपना नेशन स्टेट बनाना है। नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज का मतलब यूनिफॉर्म लॉज थे फॉर ऑल पीपल। ये सिंपल स्टेप था, इसमें क्या था, ये सब डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाह रहे थे। जो पुअर और रिच के लिए डिस्क्रिमिनेशन था, जो लैंडलेस लेबरर्स और जो रिच फार्मर्स था उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो सबको खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए यूनिफॉर्म लॉज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल द पीपल। नेक्स्ट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल मतलब स्टेट वाइज, जैसे कि इंडिया है, अब सपोज कोई मर्चेंट है, वो सपोज दिल्ली से जाना चाह रहा है बंगाल तक, बीच में उसको काफ़ी सारी स्टेट्स बीच में क्रॉस करनी पड़ेंगी, राइट। तो स्टेट्स क्रॉस करते करते सपोज हर स्टेट का अपने अंदर जिसकी टैक्सेस होते हैं, हर स्टेट में आते हुए सपोज उस मर्चेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो दिल्ली से नेक्स्ट स्टेट में जाएगा फिर टैक्स, फिर नेक्स्ट स्टेट में जाएगा फिर टैक्स, फिर अगली स्टेट में जाएगा फिर टैक्स। तो बंगाल तक पहुँचते पहुँचते उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसका सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए मर्चेंट्स जो थे उस समय पे, मर्चेंट्स फिर डिस्करेज हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा ये सामान आगे जाते जाते इतना कॉस्टली पड़ जाएगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या करा, उन्होंने ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा ही दी कि पूरे फ्रांस नेशन के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब टैक्सेस बोल सकते हो, कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल मतलब अंदरूनी, बीच बीच में अलग अलग सिटीज या स्टेट्स या टाउन्स में कोई कस्टम्स या टैक्सेस नहीं होंगे, हटाई थी। और यूनिफॉर्म वेट्स लाया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। जैसे कि अब तो हम सबको पता है मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर कितना मीटर होता है, हमें पता है, बट तब उस समय पे मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होती थी, हम कुछ और यूज़ करते थे, कोई और कुछ और यूज़ करता था, सब अपने अलग अलग मेजरमेंट्स यूज़ करते थे। इसकी वजह से मर्चेंट्स का ट्रेड मुश्किल हो जाता था, वो एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाते हुए उनकी मेजरमेंट्स पलट जाती थी, कॉस्ट पलट जाता था। अब किसी ने कुछ ऑर्डर करा, उसको मिलती कुछ और क्वांटिटी थी, क्योंकि उसकी मेजरमेंट की क्वांटिटी अलग, किसी और की अलग। इसीलिए क्या करा मर्चेंट्स को क्या फ़ायदा मिला, पहली बात कि इंटरनल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ को मैं बोलूँगी टैक्सेस वर अबॉलिश। पॉइंट नंबर 2, यूनिफॉर्म वेट्स, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सामान्य वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, मैंने बोला था फ्रेंच को पहले कोई इतना बड़ा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, फ्रेंच एज सच कोई बहुत वाइडली स्पोकन लैंग्वेज नहीं थी, बट अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, बाय द वर्ड यू सी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने का सोचा और उन्होंने उसको प्रेस करा एज अ कॉमन लैंग्वेज। उन्होंने इनकरेज करा लोगों को सिर्फ फ्रेंच बोलने पर, और जो रीजनल, ये है वर्ड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब जो अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी भाषा बोलते, सपोज भोजपुरी, मराठी या फिर बंगाली एंड ऑल, ये सब डिस्करेज हो गई, कम करी, क्योंकि लोगों ने बोला कि तुम फ्रेंच बोलो, तुम एक नेशन को बिलोंग करते हो, सेम लैंग्वेज। तो ये आंसर काफ़ी इजी था, एक बार मेरे साथ हम सिर्फ ब्लैक पॉइंट्स बोलेंगे रिवाइज करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ला पत्री मीनिंग फादरलैंड एंड ले सतोयन मीनिंग सिटीजन, आगे लिख लोगे, सिंपल। नेक्स्ट, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, नेक्स्ट, एस्टेट्स जनरल से याद आ जाएगा, एस्टेट्स जनरल को, एस्टेट्स मतलब लैंड वाले, जनरल मतलब जनरल बॉडी मीटिंग को रीनेम करा नेशन से वर्ड बनाया नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, हिम्स वाले 3 पॉइंट थे, 3 चीजें इंक्लूडेड थी, 2 भी लिखोगे काफी है, कोई भी 2 लिखोगे काफी है इसमें से। हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स या फिर सोल्जर्स commemorated या फिर remembered। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स। नेक्स्ट, मर्चेंट्स के लिए पॉइंट था नेक्स्ट, उसमें क्या था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड। सिंपल पॉइंट, इंटरनल टैक्सेस हटा दिए और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स इम्प्लीमेंट कर दिए। लास्ट, फ्रेंच वॉज प्रेज्ड एज द कॉमन लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड। सिंपल था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, उसके नोट्स बना लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फॉर नाउ हम लोग कुछ MCQs करते हैं, अभी तक जितना करा उसके बेसिस पे, गलत होगा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना, कोशिश करना पूरे करने की, इट इज़ ईजी। तो लेट मी स्टार्ट। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, ये MCQs हैं, आपको उनका करेक्ट आंसर सोचो एंड टिक करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, समय लो, टिक करो, पूरा आंसर कंप्लीट करो, उसके बाद देन वील सी, हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स।
आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। ट्राई योर बेस्ट, जितना सुना जितना समझ आया उसके हिसाब से अपना बेस्ट आंसर चूज़ करो। गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बच्चों के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, बाकी सब भी कोशिश करें और ध्यान से सारे फिनिश करें। मुश्किल नहीं है, ये आसान है। अभी हमने सारे डिस्कस करे हैं, अभी एक बार आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद हम इन सबके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड कोशिश करो कि सबके आंसर्स कर पाओ। 50% बच्चों के हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी की कंप्लीट है, कुछ बच्चों के बचे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग, बस अपना ख़त्म करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। We'll wait for a few more seconds and then we'll discuss. ओके, तब हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, चूज द थीम ऑन विच फ्रेडरिक सूरो क्रिएटेड हिज 4 पेंटिंग्स। हमने पढ़ा था कि फ्रेडरिक सूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसको एक विजन, एक ड्रीम आया था, जिसमें जो पूरे वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। हमारा आंसर ए पार्ट बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स ही इसका आंसर है, क्योंकि फ्रेडरिक सूरो को एक ड्रीम आया था, एक विजन आया था, जिसमें उसने सोचा, उसको दिखा कि हमारा जो वर्ल्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यहाँ पे यूरोप एंड अमेरिका नहीं, फ्रेडरिक सूरो की थीम यूरोप एंड अमेरिका नहीं थी, उसकी थीम स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नहीं थी, उसकी थीम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थी। हालांकि उसकी पेंटिंग में तीनों चीज़ें थी, बट उसका मेन थीम ये नहीं था, उसका मेन थीम था पूरी वर्ल्ड टू बी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म नेशन स्टेट। पहले नेशन स्टेट का मीनिंग रिवाइज करते हैं। नेशन स्टेट का मतलब इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द सिटीजन्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ये कॉमन आइडेंटिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी? नहीं, इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इन्फिनिट टाइम, इट वॉज डेवलप्ड थ्रू व्हाट? थ्रू shared history,
शेयर डिसेंट्स एंड स्ट्रगल्स। ये टर्म नेशन स्टेट ये किसने कॉइन करा था? कॉइन मतलब किसने इंट्रोड्यूस करा था? पहला फ्रेडरिक सूरो नहीं, फ्रेडरिक सूरो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने 4 विजन्स के ऊपर वो अपने विजन के ऊपर 4 पेंटिंग्स बनाई थी। इसका नेशन स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। अर्नस्ट रेनॉल्ड नहीं, ये नाम नहीं है, नाम गलत है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे रेनॉल्ड लिखा है, रेनॉल्ड नहीं था उसका नाम। थर्ड इज नेपोलियन नहीं, नेपोलियन तो यहाँ पे इसका कोई लिंक ही नहीं है। फोर्थ इज अर्नस्ट रेनन, यस दिस इज द आंसर, अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन वाज द वन हु कॉइन्ड द टर्म नेशन स्टेट। पूरा नाम ध्यान से पढ़ने एमसीक्यू में, ओवर कॉन्फिडेंट के कारण शायद कुछ बच्चों ने ये भी टिक करा है, बट अर्नस्ट रेनॉल्ड आंसर नहीं है, रेनॉल्ड नहीं था उसका सेकेंड नेम, उसका सेकेंड नेम था रेनन। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी पार्ट सही है, अर्नस्ट रेनन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी? हमने आइडियलिस्टिक सोसाइटी, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये टर्म क्या था? क्या ये इथोपिया था? नहीं। क्या ये यूफोरिया था? नो। एंड्रोमेडा? डेफिनेटली नॉट। हमारा पॉइंट यहाँ पे नंबर 2 है, यूटोपिया। हमारे यहाँ पे आंसर है यूटोपिया। एक्चुअली यूटोपिया का मतलब हमने क्या पढ़ा था? यूटोपिया का मतलब हमने पढ़ा था इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन रियलिटी। I hope it's clear. Moving on to the next and the last question of the class. Number 4. Choose the correct statement from the following. हमें correct statement choose करना है, correct. First पढ़ते हैं, La Patrie means the citizen. क्या ये सही है? Of course not. La Patrie का मतलब है Patrie, father. इसका मतलब है द फादरलैंड, इसका मतलब द सिटीजन नहीं है। द सिटीजन के लिए जो वर्ड था वो हमने यूज करा था ले सितोये। ले सितोये का मतलब सिटीजन था, पथरी का मतलब फादरलैंड था, तो ये डेफिनेटली गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं है। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, फ्रेंच वॉज डिस्करेज्ड फ्रॉम बीइंग स्पोकन। क्या ये सही था? नहीं, नहीं, किसी ने फ्रेंच को कभी डिस्करेज नहीं करा, लोग बोलते नहीं थे, इसलिए रेवोल्यूशनरीज ने इनकरेज करा लोगों को कि तुम बोलो फ्रेंच, पर डिस्करेज तो कभी नहीं गया। डिस्करेज है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, कई लोगों ने इसको टिक करा है इनकरेज समझ के, गलत है, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। फ्रेंच वॉज एनकरेज, डिस्करेज नहीं है आंसर यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता तो क्या होता? फ्रेंच वॉज एनकरेज्ड फ्रॉम बीइंग स्पोकन, बट यहाँ पे लिखा है फ्रेंच वॉज डिस्करेज्ड फ्रॉम बीइंग स्पोकन। नहीं, एब्सोल्युटली गलत है, किसी ने कभी फ्रेंच को डिस्करेज नहीं करा, लोग कम बोलते थे, बस बाद में जाके उनको इनकरेज करा कि बोलो, दैट्स इट। सी पार्ट हमारा, स्टेट्स जनरल वॉज अबॉलिश्ड। नहीं, स्टेट जनरल कभी अबॉलिश नहीं हुई, स्टेट जनरल एक्चुअली रीनेम हो गई, किसमें? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में इसको पलट दिया गया। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया और इसके नोट जरूर बनाना। थैंक यू।